गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का ये लास्ट चैप्टर है और इस प्रकार हमने 6 से लेकर 11 तक की एनसीईआरटी आज हमारी पूरी हो जाएगी। अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास की जो इंडियन ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इन्वायरमेंट के दृष्टिकोण से बहुत शानदार चैप्टर है। यहाँ से भी इन्वायरमेंट में प्री के लिहाज से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जहाँ से मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक से यहाँ से प्री में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि जैव विविधता जो है, आप जानते हो कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर की बात करें हम, तो यदि हम इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाएं तो आपने पढ़ा होगा कि जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पे होगी। जैव विविधता सर्वाधिक होगी इक्वेटर पर। 0 से 25 के बीच में, 0 से 10 के बीच में सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक पृथ्वी पर जैव विविधता कहाँ पे है? इक्वेटर पे है। क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक वर्षा है, तापमान है, और आप जानते हो जहाँ पे भी जीवन के अनुकूल दशाएं मिलती हैं, तो सर्वाधिक अनुकूल दशाएं यहाँ पे मिलती है, तो इसलिए जैव विविधता भी यहाँ पे मिलेगी। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जैव विविधता का मतलब होता है बहुत सारे जीव जीव जैसे अलग प्रकार के सांप, सर्प की प्रजातियां, रेप्टाइल हो गए, जीवों की, वनस्पति की प्रजातियों की बात करते हैं। तो बात ये समझना कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से इक्वेटर इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाएंगे, जैव विविधता कम होगी। ये फैक्ट याद रख लेना, और ये कम से कम 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, एक तो ये बात है। लेकिन एक जीव की संख्या की बात करें, एक जीव की संख्या ऊपरी बढ़ेगी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे इक्वेटर पर जैसे आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन कई बार प्रैक्टिकली पूछा जाता है कि जैसे कोई किसी को मछली पालन करना हो या मछलियां पकड़नी हो, तो यदि वो इक्वेटर पर मछलियां पकड़ेगा, जैसे वो पानी में जाल फेंकेगा, तो एक ही जाल के अंदर हजारों मछलियां आएगी, अलग अलग वेराइटी की मछलियां आएगी। उसमें क्या करेगा फिर? आ, उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब रोजगारों में लगाना पड़ेगा, छटाई में लगाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग प्रजातियों की मछली को अलग अलग वे में बेचना पड़ेगा। यही हम बात करें ऊपर वाले 55 से 60 डिग्री वाले जो उत्तरी अक्षांश की बात करें, तो यहाँ पे आप जानते हो कि विश्व की सर्वाधिक जो मछलियां पकड़ी जाती है, ग्रांड बैंक, डागर बैंक, आपने ऊपर सुना होगा, वहाँ पे एक ही प्रजाति की मछली ज़्यादा पकड़ी जाती है। इसका मतलब वहाँ पे जैव विविधता कम है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इक्वेटर पर जैव विविधता सर्वाधिक है। कारण क्या है? दशाएं, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, मतलब यही इसके कारण है। ठीक है, तो एक चीज़ और याद रखना, इसके साथ एक फैक्ट और है। जैसे हम इसकी बात करें कि यहाँ पे ये ऊंचाई के हिसाब से देखते हैं, उच्चावच के हिसाब से, तो ऊंचाई के हिसाब से देखें तो जो स्थल है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जैव विविधता कम होती चली जाएगी। जैसे हम हिमालय की बात करें तो हिमालय के नीचे वाला रीजन है, वहाँ पर जैव विविधता अधिक होगी, और ऊपर सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो जैव विविधता बहुत कम होगी। तो ये दो फैक्ट याद रखना कि जैव विविधता एक तो इक्वेटर से ध्रुव की ओर, एक उच्चावच मतलब नीचे से ऊपर की ओर जैव विविधता में कमी होती चली जाएगी। ठीक है, ये फैक्ट याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आया गया है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। ये दोनों फैक्ट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं कि उच्चावच के आधार पर भी जैव विविधता में मतलब कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पर कम कम आती है, कमी होती चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैव विविधता के यहाँ पर 3 स्तर बताए गए, 3 प्रकार की जैव विविधता के स्तर बताए गए हैं। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले अनुवांशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरी, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जीन की विविधता। जीन की विविधता से तात्पर्य क्या है? जैसे हम हमारे ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में आप जानते हो ना, कुछ मानव छोटे होते हैं कद में, कुछ बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ का कलर अलग तरह का होता है, उनकी किसी के बाल अलग तरह के होते हैं। यानी मानव के अंदर भी विविधता पाई जाती है। ये विविधता किस कारण पाई जाती है? जीन की विविधता के कारण पाई जाती है। समान, जैसे इसमें आगे दिया गया है कि समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। और इसमें जैसे हम मानव की बात करें, होमो सैपियन एक प्रजाति है, और इसमें शारीरिक जो लक्षणों की विविधता है वो किस कारण है? आनुवंशिक विविधता के कारण है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और दूसरी प्रजाति है, पहली वाली तो होगी ना आनुवंशिक जैव विविधता, यानी जेनेटिक मतलब डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता, यानी स्पेसीज डाइवर्सिटी की बात कर रहा है। निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या, मतलब प्रजाति मतलब एक अलग, जैसे एक मानव हो गया, एक डॉग हो गया, या अलग मतलब रेप्टाइल्स हो गए, अलग अलग प्रजाति की बात कर रहा है। तो जिन क्षेत्र में प्रजाति विविधता अधिक होगी उन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट कहते हैं। आपने हॉटस्पॉट पढ़ा होगा। हॉटस्पॉट का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, मतलब जहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसी, मतलब यदि बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हॉटस्पॉट, ऐसा हॉटस्पॉट जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे इंडेमिक प्रजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इंडेमिक प्रजाति का मतलब जो वहीं पाई जाती है, स्थानीय प्रजाति को बोलते हैं, जो वहीं पाई जाती है। इसके अलावा हॉटस्पॉट का दर्जा इसलिए भी दिया जाता है कि वहाँ पे कहीं न कहीं जो इंडेमिक प्रजातियाँ हैं या जो जैव विविधता है, उसको बहुत ज़्यादा खतरा है, और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ जो लुप्त हो चुकी है, उसको हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है। ज्वालामुखी में हॉटस्पॉट का दर्जा उसको दिया जाता है जो कि डायरेक्ट मतलब एक तरह से मेंटल से जुड़ा हुआ एक पाइप की तरह होता है, जहाँ से लगातार ज्वालामुखी निकलती रहती है। जैसे रियूनियन हॉटस्पॉट आपने देखा होगा अफ्रीका के पास में, हिंद महासागर में। तो हॉटस्पॉट आप कंफ्यूज मत होना, हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है, हॉटस्पॉट अलग है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अलग है।
ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। आगे पारितंत्रीय जैव विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का तो मतलब आप जानते हो कि जैसे लास्ट लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं बायोम। तो बायोम क्या है? बायोम भी एक पारितंत्र है। अलग-अलग टाइप के अलग-अलग पारितंत्र में अलग-अलग जीव-जंतु पाए जाते हैं, तो पारितंत्रीय जैव विविधता कहलाती है। तो प्रत्येक प्रकार के पारितंत्रों में होने वाले पारितंत्रिक प्रक्रियाएँ तथा आवास स्थानों की भिन्नता ही पारितंत्रिक विविधता बनाती है। तो तीनों बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा, तो वहाँ से आप लॉजिकली इनको कर लेना। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन हमें पढ़ना चाहिए, बार-बार पढ़ना चाहिए, 5 बार पढ़ना चाहिए, 10 बार पढ़ना चाहिए, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो आसानी से आप इनको समझ पाओ और लॉजिकल वे में इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर पाओ। ठीक है। इसके अलावा ये है कि जैव विविधता की पारिस्थितिकी की भूमिका क्या है? इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। ऐसे मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है कि वो मेंस के अंदर जीएस 3 के अंदर 2-3 टॉपिक दिए गए हैं। जैव विविधता का संरक्षण और वहाँ पे पॉल्यूशन, ऐसा कुछ करके 2 टॉपिक मेंशन है। तो ऐसे क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड आपके पास हो, तो मेंस में कुछ पढ़ा भी नहीं है ना एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ से ज्योग्राफी व या जो एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, वहीं से काम चला सकते हो। तो इसमें जैसे सबसे पहला है कि यार हमने पारितंत्र में देखा कि किस प्रकार ऊर्जा का एक प्रवाह काम करता है, किस प्रकार जल, पोषण, नाइट्रोजन चक्र काम करते हैं। तो ये क्या होता है? ये इकोलॉजिकल उनका महत्व होता है। इसके अलावा वायुमंडल की जितनी भी गैसें हैं, जलवायु को नियंत्रण करने में किसका रोल है? जैव विविधता का बड़ा रोल होता है। जैव विविधता इतनी भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, देखो, ये फैक्ट है, एग्ज़ाम में ऐसे कैसा पहले आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, कि ये कह रहा है कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा जैव विविधता अधिक होगी ना, प्रजातियों के लिए उतना ही प्रतिकूल स्थितियों में रहने की संभावना होगी। जितनी अधिक विविधता, मतलब जितनी अधिक विविधता, या चाहे प्रकृति के अंदर विविधता हो, पारितंत्र में विविधता हो, या जीवों के अंदर विविधता हो, जितनी ज़्यादा विविधता होगी तो प्रजातियों के लिए उतना ही प्रतिकूल स्थितियों में रहने की संभावना होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना अनुकूल परिस्थिति उनको मिलेगी, उतने ही ज़्यादा सर्वाइवल के उनके चांस बढ़ जाएँगे। ठीक है? और जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियाँ होती है, वो पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होता है। देखो ये कितनी बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपने देखा होगा, जैसे कई बार चर्चा चली है कि गिर वन के जो अपने शेर है ना, जो अपने एशियाई जो लोयन है, ठीक है, एशियन लोयन को शिफ्ट करने की बात चलती है। क्यों चलती है भाई? उनको एक ऐसी बीमारी लग गई है ना, जिसके कारण से कहीं न कहीं शेरों के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो उनको कहीं शिफ्ट करने की बात चल रही है कि हम अलग-अलग पारितंत्र में उनको शिफ्ट कर देते हैं, ताकि यदि एक पारितंत्र में कोई रोग लगता है किसी जीव को, ताकि अन्य पारितंत्र में हम उनको संरक्षण कर पाएँ, है ना? तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे बताया कि जिस पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियाँ होंगी, वह पारितंत्र उतना ही अधिक स्थायी होगा। किसी पारितंत्र की बात करें तो यही बात है कि बायोडायवर्सिटी एक बड़ा रोल निभाती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी एक बार प्रीलिम्स में आया, 2012 के आसपास आया हुआ है, कि जैव विविधता का ह्रास के कारण क्या हैं? तो जैव विविधता के ह्रास के कारण में 3-4 स्टेटमेंट दिए गए थे कि आवास का विघटन सबसे बड़ा कारण है। हम जानते हैं कि पहले कितने वन थे पृथ्वी पर, आज वनों का कितना विनाश कर दिया गया है। नगरीकरण, औद्योगीकरण बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं जीवों की आवास के विखंडन की समस्याएँ सामने आ रही है। आप जानते हो किस प्रकार हाईवे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, या रेल लाइन बिछाई जाती है जंगलों के अंदर से, तो वहाँ से जीवों के लिए कितना खतरा पैदा हो जाता है। तो आजकल ऐसी कॉन्सेप्ट चल रही है कि हरित गलियारा वगैरह ऐसे बना रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आवास विघटन एक बड़ा रोल है। जीव-जंतु शहरों में आ जाते हैं, या खेतों में, कृषि वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जहाँ पर फिर ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ऐसे आप बता सकते हो। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं कि प्री और मेंस के अंदर दोनों दृष्टिकोण से काम आ सकता है। जो मैं आपको ये लहजे में बता रहा हूँ, वो मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएँ भी कहीं न कहीं जैव विविधता के लिहाज़ होता है। चाहे आपने देखा अभी हाल ही में ग्लेशियर, उत्तराखंड वाले ग्लेशियर की घटना है, तो उसके कारण भी जैव विविधता को खतरा पैदा हुआ था। इसके अलावा जैसे कई बार बाढ़ की समस्या आती है, वहाँ पे भी ऐसा होता है। प्रदूषण, कीटनाशक तो ख़ैर डायरेक्टली इनको इम्पैक्ट डालता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन पे, ठीक है। अवैध शिकार भी बड़ा एक मतलब नेगेटिव प्रभाव डालता है। विदेशी प्रजातियाँ, इसका तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल जब आप एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी में पढ़ते हो, तो ऐसे ही मतलब भारत के अंदर विदेशी प्रजाति लाई गई थी अंग्रेज़ों के मत द्वारा, है ना? और अंग्रेज़ों के द्वारा इन प्रजातियों के यहाँ पे विकास किया गया, तो स्थानीय जो प्रजातियाँ ना, उनको बहुत खतरा हुआ। बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ एग्ज़ाम्पल दिया होता है कई बार, एनसीईआरटी उसमें मिलेगा, इसमें एग्ज़ाम्पल तो नहीं थे। लेकिन आप एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी पढ़ोगे, 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर पढ़ने चाहिए यार आपको। जब एनवायरनमेंट की बात आती है तो क्या पढ़ना चाहिए? तो मैं तो सबसे पहले उन्हीं को उठाता हूँ कि एनसीईआरटी में ये टॉपिक हमारा मैच करा है कि नहीं। तो जैसे 12th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर एनवायरनमेंट के चैप्टर है, तो सबसे पहले वो 4 चैप्टर ही पढ़ूंगा। उसके बाद में जैसे कोई एनवायरनमेंट की संकर आई इसकी, या दृष्टि आई इसकी, वो पढ़नी है, तो ऐसे पढ़ना चाहिए। तो ये जैव विविधता, इसके अलावा जैव विविधता के संरक्षण की बात आती है, और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। इन सिटू रख सिटू आपने देखा होगा किस प्रकार हम आजकल देखो, एक और चलता है, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आए थे कि जैव विविधता को संरक्षण के प्रयास में इन सिटू एक्स सिटू प्लान होता है। इन सिटू यानी उसी स्थान पर, एक्स सिटू यानी बाहर पर। जैसे इन सिटू में क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्क हो गया, मतलब इसके अलावा टाइगर रिजर्व ये हो जाएंगे। एक्स सिटू में होता है बायो, जैसे बोटनिकल गार्डन वगैरह ऐसा करके। वो इसमें तो नहीं दिया था, लेकिन आप किसी एनसीईआरटी में पढ़ोगे, या किसी भी इन्वायरमेंट की मैगजीन में पढ़ोगे, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जैव विविधता के यदि संरक्षण की बात करें तो बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ये मेंस के हिसाब से यहाँ पे दिया गया था कि जैसे आवास के संरक्षण की बात करें, सस्टेन डेवलपमेंट मॉडल बहुत ज़रूरी है, ताकि इन्वायरमेंट को भी
भी एक एज स्टेक होल्डर हम साथ में लेके चलें। अंतर्राष्ट्रीय यदि प्रयास की बात करें तो जैसे पृथ्वी सम्मेलन है, क्योटो सम्मेलन है, बहुत सारे और भी जैव विविधता के कन्वेंशन होते रहते हैं, कार्टागेनार ऐसा कुछ करके। भारत सरकार के द्वारा भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया गया था, जिसमें कई प्रकार के इंडेक्स हैं या मतलब कई प्रकार की सूची है जिसके अंदर जीवों को मतलब रखा गया है। इसके अलावा कई सारे व्यक्तिगत प्रयास भी इसमें जारी है। तो ये प्री और मेंस के हिसाब से इंटीग्रेटेड रूप से हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, नोट्स बनानी चाहिए। एक और इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पे मैंने लिया है, इसको आप स्किप कर देना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मैंने नोट्स बना दिए थे। ये मुझे एक पैरा अच्छा लगा जिसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है कि वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अभी हमने बात की थी जो ट्रॉपिकल जोन है, 0 से लेकर 25-30 तक मानो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो इसमें ये कहा है कि संसार की सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। इसको बोलते हैं महाविविधता, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है, हो सकता है अभी तो बढ़ गई हो, एनसीईआरटी में इतनी देर की अभी जो बढ़ गई हो, लेटेस्ट डाटा मुझे नहीं मालूम, आप इंटरनेट से इनको करना या कोई भी इन्वायरमेंट के आप पढ़ते हो, शंकर आईएएस या दृष्टि, उसमें शायद ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि मेक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, यहाँ पे पेरू, ब्राज़ील, आगे बहुत सारे देश हैं, इसमें चीन और भारत भी शामिल है। ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में समृद्ध महाविविधता है कि केंद्र स्थित है। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में है, उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ आयुष्य ने जैविकता हॉटस्पॉट के क्षेत्र को निर्धारित किया। तो वो ये जैविकता हॉटस्पॉट होता है, इसके 2-3 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया तो ये है कि एक तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जैव विविधता होनी चाहिए, मतलब वन और जीव जंतु होने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि इसमें इसमें क्राइटेरिया है कि कितनी प्रतिशत प्रजातियाँ यहाँ पे विलुप्तीकरण के कगार पर हैं, और एंडेमिक एक यहाँ का है कि स्थानीय प्रजाति मतलब वो वहीं होनी चाहिए। तो ऐसे 2-3 छोटे-छोटे मतलब क्राइटेरिया हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हॉटस्पॉट के क्या क्राइटेरिया हैं, उनको भी आप थोड़ा गूगल करना, या जो भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, एनसीईआरटी में यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं दिया गया था, लेकिन इन्वायरमेंट में जहाँ से पढ़ते हो वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्र में निर्धारित किया गया हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये बड़ा है, देखो यहाँ पे लाइन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि हॉटस्पॉट, देखो हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं, मतलब वनस्पति एक क्राइटेरिया हो गया। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी पारतंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। ये भी देखा गया है कि ज्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन जलाने के लिए, लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पर पाए जाने वाले समृद्ध पारितंत्रों पर निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधे व जीवों में 85% पौधे व जीव संसार में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते। मैंने पहले बोला था इंडेमिक यानी स्थानिकता, ये गुण होना चाहिए हॉटस्पॉट के क्राइटेरिया में। अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्या है। हवाई द्वीप जहाँ पर विशेष प्रकार की पादप व जंतु प्रजातियां मिलती है, वह विदेशज प्रजातियों के आगमन और भूमि के विकास के कारण असुरक्षित है। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब हॉटस्पॉट क्यों असुरक्षित है, तो विदेशी प्रजातियों की इनकी समस्या के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार हम ये कुछ पारिस्थितिक हॉटस्पॉट देख सकते हैं, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वर्ल्ड में देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का है, जैसे इस डायग्राम को आप देखना, मैप को देखना, वर्ल्ड वाले मैप को, कि यहाँ के अंदर दिया ये आपका होमवर्क, आज का मैपिंग होमवर्क है। और इसमें क्या दिखाया गया है, बहुत सारे हॉटस्पॉट दिखाए गए, जैसे उष्णकटिबंधीय एंडीज जो है, जहाँ पे मतलब एंडीज पर्वतमाला और अमेजन वन जो है वो दिखाया गया है। इंडिया में देखना, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट मुख्य रूप से, अब हमारी जो मुख्य भूमि है उस पर 2 हॉटस्पॉट है यहाँ पे, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। इसके अलावा अन्य भी हॉटस्पॉट माने गए, जैसे अंडमान निकोबार को भी इसके साथ बताया गया है। ठीक है, ऐसा करके मुख्य हॉटस्पॉट अपने 2 ही बताए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा मैप देख लेना, ये मतलब एक तरह से क्या है, कुछ पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है। भारत की मुख्य भूमि पर 2 हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। और इसके अलावा कई विद्वान 4 भी बताते हैं कि जैसे इसको क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार, इनको भी इंडोनेशिया के साथ जोड़ के बताते हैं। ठीक है, ये आपको किसी भी एनवायरनमेंट की बुक में मिल जाएगा। तो ये लेसन यही समाप्त होता है। बहुत अच्छा लेसन मेरे हिसाब से है, कुछ कुछ यहाँ से चीज़ें आपने अच्छी से सीखी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।